हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू वानली आईएएस। अभी हम लोग बात करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से थीम बेस्ड कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको भी हम लोग देखते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पहले कुछ थीम्स को हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर कुछ के टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए हम लोग देखें। देखिए, पीवाईक्यू के थ्रू चलते हैं, फिर हमें ये एक आइडिया लग जाएगा हाँ ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात और भी है कि देखिए 2022 में प्रश्न कोई भी नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। 2021 में देखेंगे क्वेश्चन आया। अब देखिए कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। कभी देखेंगे कि क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है, कभी देखेंगे ऑल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 to 4 भी है। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो कोई फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, बट इट डजंट मीन कि आप इस सेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करके जाए, क्योंकि आपके लिए मेंस में एक एक नंबर मैटर करता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, दैट कीप्स मीनिंग। दूसरी, अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, कभी आपने देखा है कि यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री रिपीट करता है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि इसका जो है सो आपका वेटेज काफी ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आया है, अगर 2022 में नहीं आया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2023 में नहीं आएगा। क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आप देखिए कि आपको ये करना चाहिए, करके जाना ही चाहिए। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते उस वक्त, लेकिन आपको ये करके जाना चाहिए। कभी भी ऐसा ये ना सोच के जाए कि अगर पिछले साल प्रश्न नहीं आया है या क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति जो है इनफ्रिक्वेंट अगर है, तो हम इस कुछ टॉपिक को या इस सेक्शन को करके ना जाएं, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात आपको और भी मैं बता दूं कि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसका सरोकार कनेक्शन डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से भी होता है। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको करना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री निश्चित तौर पर करना चाहिए, सिलेबस में है तो इसलिए करना चाहिए। और दूसरा, इसका कनेक्शन जो है वो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से भी है। 2022 में कोई भी प्रश्न नहीं आया। 2021 में अगर देखें तो एक प्रश्न आया है, आप देखेंगे वो क्या है, देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। इसका अंदर इंटर जो वॉर पीरियड है इसके बीच में यहां से सवाल पूछा गया है। इंटर वॉर पीरियड से क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया है कि अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम। क्योंकि इस वक्त देखेंगे कि हाइपर नेशनलिज्म यू कैन से, अल्टर नेशनलिज्म आप ये कह सकते हैं, जिसमें फासिस्ट टेंडेंसी आपको देखने को मिली, खासकर जर्मनी और इटली के अंदर। आप देखेंगे अंडर रेस्पेक्टिव जर्मनी में के अंदर हिटलर के अधीन, और जो है सो इटली में आप देखेंगे मुसोलिनी के अंदर जो फासिस्ट जो है पावर्स है वो उसका राइज होता जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए डायरेक्टली थ्रेट हुआ करता था। तो there arose a serious challenge to the democratic state system between the two world war. Evaluate the statement. So इंटर वॉर पीरियड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आइए दूसरा हम देखें, 2020 में फिर से कोई क्वेश्चन नहीं है। 2022 में नहीं था, 21 में था, फिर 20 में नहीं है, फिर 2019 में देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय द अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ठीक है, आप देखते क्या है कि अमेरिकन और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये जो रेवोल्यूशंस हैं कुछ मॉडर्न सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं, कुछ मॉडर्न जो है डेमोक्रेटिक वर्ड्स जो प्रिंसिपल्स हैं उसको स्टैब्लिश करते हैं। और दोनों के अंदर, दोनों ही मूवमेंट के अंदर देखेंगे सिमिलैरिटी भी इसी लाइन पे आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से देखेंगे क्या है कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हमारे मॉडर्न सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता हुआ नजर आता है। अब ये कहा गया है कि इन दोनों जो रेवोल्यूशन है, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी कि अमेरिकी क्रांति और जो फ्रांसीसी क्रांति है, उसने किस तरीके से इस विश्व में या कहें कि एक जो है आधुनिक विश्व की स्थापना करी है। तो यही जो आप जानते हैं, जैसे कि अगर बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी हो गया। इनफैक्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी देखेंगे तो कई डेमोक्रेटिक जो है प्रिंसिपल्स हैं या आइडियल्स हैं जो कि स्टैब्लिश करता है एक मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करता है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि एक्चुअली वो क्या क्या हाई आइडियल्स थे जिसने मॉडर्न वर्ल्ड जो है सोसाइटी को यहां पर क्रिएट करा है। नेक्स्ट आइए हम लोग 2019 का देखते हैं। 2000 फिर 17 में नहीं क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन नहीं है, 2016 में क्वेश्चन आया था, यानी यहां पर देखें तो 2 साल का आपको गैप दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे 2016 में जो पूछा गया, द एंटी कलोनियल स्ट्रगल इन वेस्ट एशिया अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलीट वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। एंटी कलोनियल स्ट्रगल्स के बारे में पूछा गया है, ये वेस्ट अफ्रीका में पूछा गया, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, इसको एग्जामिन करना है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2015, यहां देखिए अगर 2015 में बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? Discuss the quality of life of the people there during industrialization. How does it compare with that in India at present? So there are three dimensions you can say in this particular question. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों इंग्लैंड में ही हुआ?
क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अगर हमने मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो आप देखेंगे क्या वहां पर भी इस बात की चर्चा होती रही है, और आपने जो निश्चित तौर पर आपने खुद भी पढ़ा होगा कि अगर इस समय अगर मैं बात करें 19th सेंचुरी में, तो कहीं अगर 19th क्या 18th सेंचुरी में अगर हम देखें कहीं भी कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी थी तो दैट वाज इन इंडिया। इंडिया के पास कैपिटल भी था, इंडिया के पास लेबर भी थे, रॉ मटेरियल भी था, मार्केट भी अवेलेबल था। बट हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हो रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने जो है सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इंग्लैंड में होते हुए पढ़ा होगा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते होंगे, वहाँ एक इन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ एक कंपैरिजन आपको करना होता है। तो पहला जो डायमेंशन इस क्वेश्चन का यह है कि आखिर क्यों, क्या कारण थे, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति होती है, व्हाट वर दोज बेसिक फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूके ब्रिटेन। देन दूसरा जो डायमेंशन इस क्वेश्चन के साथ है वो ये है कि कैसे इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जो है वो क्या क्या इन्फ्लुएंस किया है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे। तो इसके दोनों ही एस्पेक्ट आपको लिखने होंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव एस्पेक्ट भी, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द पीपल, और दूसरा क्या है कि व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसको हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखना और समझना होता है, ठीक है। सो देयर आर 3 डायमेंशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम ईयर 2015, to what extent can Germany be held responsible? To what extent can Germany be held responsible for causing the 2 world wars discussed critically? ठीक है, अब ये पूछा गया है कि कहां तक आपको लगता है कि जर्मनी दोनों विश्व युद्ध, यानी आप जानते हैं एक 1914 में स्टार्ट हुआ टिल 1948 तक रहता है, दूसरा 1939 में शुरू होता है 1945 तक जाता है। दोनों ही विश्व युद्ध में एक कॉमन सी बात यह होती है कि जर्मनी की हार होती है, और जर्मनी अपने अल्ट्रा नेशनलिज्म के कारण, अपने नेशनलिस्टिक जो फीलिंग है, जो सेंटिमेंट्स है, उसको हर्ट होने के कारण जो है बहुत बड़ा फैक्टर बनता है दोनों ही वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। तो हम देखते क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखें कि जर्मनी भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बताया गया है कि इसको क्रिटिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। जब क्रिटिकली डिस्कस करने के लिए यहाँ बताया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको केवल जर्मनी को, यानी कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जर्मनी के ऊपर नहीं थोपनी है, बल्कि आपको अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिस्कस करना होगा। सो दैट्स द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर 2014, देयर आर 3 क्वेश्चंस। What were the major political, economic and social developments in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? ठीक है ना। भारत में अगर हम बात करें तो आप देखें एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को, क्या वो महान राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण रहे हैं जिसने यहाँ पे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को जन्म दिया है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द सुएज क्राइसिस इन 1956? हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू द ब्रिटेन्स सेल्फ इमेज एज वर्ल्ड पावर? आप जानते हैं कि कभी एक जमाना ये हुआ करता था कि कभी ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता था, नेवर सनसेट्स इन ब्रिटेन, ठीक है। बट आफ्टर द, आप देखेंगे पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपका जो ब्रिटेन है उसका सूर्य अस्त होना शुरू हो गया। और ये देखेंगे उसमें एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जो सुएज क्राइसिस में जिस तरीके से उसकी एक तरह डिप्लोमेटिक हार होती है, एक तरीके देखें अगर हम लोग देखें तो, जो कि एक जो ब्रिटेन का जो सेल्फ इमेज का जो था, सेल्फ इमेज था एक वर्ल्ड पावर का, दैट शैटर्ड, ठीक है। उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 ऑफ लेनिन had influenced the policies adopted by India soon after independence evaluate, ठीक है ना। सो आप जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थे रशिया का, ठीक है ना, उसने भारत की नीतियों को जस्ट आफ्टर आजादी उसको इन्फ्लुएंस किया, भारत में से अडॉप्ट भी करा था, ठीक है। इसको आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 2013, यहां पर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट हार्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, तो यूरोप में इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। यूरोप क्या, इनफैक्ट वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन, एंड यू कैन से दैट इज वन ऑफ द कंट्री इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके बाद देखें अमेरिका में भी होता है, जो है सो यूरोप में भी होता है, और एशिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत होती है। एशिया में कहीं अगर सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वो होता है जापान में, लेकिन जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो डेफिनेटली वेस्टर्न मॉडल से अलग था। यहां पूछा गया कि किस तरीके से जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया थी वो जो है यूरोप में, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था उससे डिफरेंट था। सो यू हैव टू सजेस्ट द पॉइंट, what are those points from where you can find that the process of industrialization in Japan was different from the Western world,
वो आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, यहाँ आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस हो शुरू होता है वो एक प्राइवेट इनिशिएटिव होता है, जबकि जापान में देखेंगे तो ये स्टेट इनिशिएटिव होता है। इनफैक्ट कैपिटलिस्ट जो है वो यूरोप में क्या करते हैं, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को चाहते हैं कि वो शुरू हो, तेज हो, लेकिन जापान में इसके जस्ट अपोजिट हम देखते क्या है कि दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, ठीक है। तीसरा फैक्टर हम देखें तो यूरोप में देखेंगे कि जापान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मिडिल क्लास ने, उसको एक स्ट्रांग मिडिल क्लास का प्रेजेंस हमें दिखाई देता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, बट दैट वी डोंट फाइंड इन जापान, ठीक है ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट ऑन व्हिच यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से जापानीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू स्टेट्स आर्टिफिशियली created by accident of European competition analyze, ठीक है। Now coming to the third question, American Revolution was an economic revolt against mercantilism. Substantiate. Fourth one is what policy instruments were deployed to contain the Great Economic Depression? So Great Economic Depression that is of 1929 के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो हमने देखा 2013 से लेकर के 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने देख लिया, और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं देयर आर सर्टेन मेजर थीम्स जो आपको इस साल के एग्जामिनेशन के लिए भी देख करके जाना चाहिए, ठीक है। या आप किसी भी वर्ष इन 10 साल के प्रश्न पत्रों को देख करके आप इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं और इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको निश्चित तौर पे आपको करके जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। इन टॉपिक्स में से एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आप केवल ब्रिटेन तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसका दायरा आउटसाइड ब्रिटेन भी लेकर के जाएं। और इनफैक्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंडिया से भी कनेक्ट करके आप इसको देखें, ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। देन हम देखें कि जो वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर वन, उसके क्या कॉजेज थे ये आपको बताना है, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है, उनके बारे में बात करना है, और इसके क्या इंपैक्ट पर है। जब हम इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं तो किसी एक बिंदु के ऊपर हमें यहाँ पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, रादर हमें इसके डिफरेंट जो डायमेंशन है उन सभी को कवर करना चाहिए कि पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वुमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सो हमें डिफरेंट डेमोक्रेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हर एक डायमेंशंस को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके आएंगे ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ अगर इतने डायमेंशंस में अगर हमने क्वेश्चन को इस टॉपिक को अगर देखा है तो निश्चित तौर पर में इसके आसपास से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे और उसको आसानी से हम हैंडल कर पाएंगे। तो जो इंपैक्ट करें वो एक हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंपैक्ट के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। देन हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर। तो अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए हम लोग बात करें कि क्या क्या कॉजेस थे, और यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 है और जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे क्या कि किस तरीके से जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। 1871 का जो फ्रैंकफर्ट क्या कहते हैं ट्रीटी था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये हम जानते हैं जिसमें जर्मनी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके कॉजेशन के लिए। दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मनी की हार होती है, और वही कारण था कि वहां पर में जर्मनी में इंटर वॉर पीरियड में देखेंगे कि फासिज्म जो है ग्रो करता है, जिसको हम वहाँ नाजिज्म के नाम से जानते हैं, जो हिटलर के अधीन होता है, कहाँ जर्मनी में, वो जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, ठीक है। और इसी पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक जो है सो मूवमेंट्स होते रहे, किस तरीके से जो फासिस्ट पावर्स हैं वो उनका राइज होता चला जा रहा है, किस तरीके से हाइपर नेशनलिज्म जो है उसका मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे एक अल्ट्रा जो है सो नेशनलिज्म में दिखाई देता है, जिसका मैनिफेस्टेशन हमें नाजिज्म और फासिज्म में रेस्पेक्टिवली जर्मनी और इटली में देखने को मिलता है। वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट इस पीरियड में आपको देखना है, ठीक है। देन कोल्ड वॉर के साथ उसको कनेक्ट करके पढ़ लें। एंड जो है रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो दो क्रांति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, एक होता है अमेरिकी क्रांति और दूसरा होता है हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति। मैं कहूंगा कि इतने टॉपिक्स को निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए, हालांकि कॉलोनियलाइजेशन और जो डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को भी हमें देख के जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतने टॉपिक्स को मैं कहूंगा आपसे, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए, ठीक है। और इसका कनेक्शन जहां कहीं भी वो जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ है उसको देखिए, इंडिया के साथ भी कहीं भी उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो उस आयाम को भी निश्चित तौर पे आपको देख के जाना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल रह सके अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे एक प्रश्न आपने देखा ही था कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। 18th सेंचुरी के दिन हम देखें यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फोर्सेस थे जिसने वहां पर में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल फोर्सेस दैट लेड या दैट कॉज्ड फॉर
for industrial revolution in Britain. So we have to understand what are those factors that led to industrial revolution in Britain. So just try to understand. और इसका हम देखेंगे, इसका far reaching impact पड़ता है, इसके जो consequences होते हैं वो काफी deep होते हैं. सोसाइटल एस्पेक्ट में देखें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से देखें, हर एक एस्पेक्ट में आपको इसको देखने और समझने की कोशिश करनी होगी. जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है हमारे लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, वो क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये बात करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्यों इंग्लैंड में ही सबसे पहले जो है सो औद्योगिक क्रांति होती है. देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है एग्रारियन काइंड रेवोल्यूशन जो है वो होता है कहां पर, इंग्लैंड के अंदर होता है. दरअसल क्या है कि इस समय हम देखेंगे कि जो कृषि क्रांति है वो इंग्लैंड में हमें देखने को मिलती है. कृषि क्रांति, और कृषि क्रांति का मतलब क्या हुआ, अगर कृषि क्रांति वहां अगर हो रही है तो कृषि में इतना ज्यादा सरप्लस हम जनरेट कर पाए कि जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारा जो डाइवर्जन है वो जो है वो किस तरफ होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ होने लगा, यानी कि फैक्ट्री की तरफ होने लगा, फैक्ट्री के जो है डेवलपमेंट को लेकर होना शुरू हो गया. तो पहला हम देखते क्या है कि एग्रारियन इकोनॉमी में हम देखें सरप्लस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ जो है सो इंग्लैंड बढ़ना शुरू हो गया. अब रही बात कि एक्चुअली वो क्या कारण थे, कुछ कारणों को हमें बताना पड़ेगा कि जिस वजह से हम देखते क्या है कि ब्रिटेन के समाज में या अर्थव्यवस्था में कृषि क्रांति आती है. तो जो पहला है इनक्लोजर सिस्टम. ये जो इनक्लोजर लॉ है ना, इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटलिस्ट फार्मिंग की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा क्या होता है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है. इसका मतलब यह है कि सरप्लस हमारे पास ज्यादा होगा ही, साथ ही साथ जो सरप्लस है उससे रेनोवेशन भी हमारे पास काफी ज्यादा आया. इसका मतलब ये जो है इस इनक्लोजर सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर जो है ब्रिटेन के अंदर वो काफी रेम्यूनरेटिव हो गया. और इसका नतीजा ये हो गया कि हम देखेंगे क्या कि यहां पर में कि हमारे पास जो केवल एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि इसका जो अलाइड सेक्टर्स भी हैं, ठीक है, वहां भी हम देखेंगे डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो मवेशी वगैरह हैं, जो है एनिमल्स वगैरह हैं, उनके ब्रीड में भी इंप्रूवमेंट मिलता है. और इसका एक और इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट ये होता है कि इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि एक सरप्लस लेबर भी आ गया जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो काम करेगा. सो देयर वाज सर्टेन लॉज एंड रिफॉर्म्स दैट गिव इम्पेटस टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटेन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. अब देखते क्या है कि इसी वक्त हम देखेंगे कि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी होता है. ठीक है ना, इस समय देखेंगे कि कुछ इस तरीके के साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से जो फैक्ट्री सिस्टम है या हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेगमेंट है, उसको काफी ज्यादा बल मिलता है. ठीक है, उसमें देखेंगे स्टीम इंजन की शुरुआत होती है और स्टीम इंजन से प्रोडक्शन हमारा बढ़ना शुरू होता है. इसी तरीके से कॉटन जिनी के बारे में हम लोग बात करें, जिसकी वजह से देखेंगे क्या कि ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री का काफी ज्यादा बूम होता है. और ये जो है अल्टीमेटली क्या करेगा, इंग्लैंड के में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है उसको काफी तीव्र कर देगा. इट विल इंटेंसिफाई द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड. राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ इसके अलावा देखेंगे कि आपको शायद ये पता होगा, ज्योग्राफिकली भी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि जो ब्रिटेन है उसके अंदर कोल और आयरन के जो माइंस हैं वो आपके पास एडिक्वेटली अवेलेबल हैं. ठीक है, कोल और आयरन की जो है वो उपलब्धता थी और ये इतना एबंडेंट था कि आसानी से हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं. कोल का मतलब क्या है, दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी, और जो आयरन है ना वो स्टील वगैरह की फॉर्मेशन के लिए काम आने वाला है. तो एक तरफ देखते हैं कि जो कोल है वो एक एनर्जी का सोर्स है और आयरन जो है वहां पर क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा जो है वहां पर स्टील इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करेगा. ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा. ठीक है, इसके अलावा हम देखें क्या होता क्या है कि इस समय ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन का पॉलिटिकली यूनिफिकेशन हो पाता है. और ये जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है इसकी वजह से दो तीन बातें हुई कि जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में देखेंगे क्या कि यहां हम देखते हैं कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जो साउथ वेल्स है वो क्या होता है, वो इंटीग्रेट करता है. इस इंटीग्रेशन के कारण क्या हुआ कि इकोनॉमी का भी इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया. अगर पॉलिटिकली इंटीग्रेशन हो रहा है तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. और व्हाट विल हैपन इफ वी आर इनटू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काइंड ऑफ थिंग, इसका मतलब ये हो गया कि देयर वुड बी सम सेंट्रल अथॉरिटी. एक क्या होगा, यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम होगा हमारे पास, टैक्सेशन सिस्टम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक आइडियल एटमॉस्फेयर होगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करेगा, इम्पेटस प्रोवाइड देगा, बूस्ट करेगा. ठीक है, सो एक तरीके से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है उसने इंटरनल मार्केट का कंसोलिडेशन कर दिया. और दूसरा हम क्या है कि हम देखेंगे क्या कि यहां पर क्या हो गया कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक मोनार्क के अधीन क्या हो गए, वो यूनाइट कर गए, जिसकी वजह से एक कॉमन टैक्सेशन सिस्टम, एक कॉमन जो है हमारे पास लॉ एंड जुडिशरी, ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास हो पाएंगी, जो कि क्या होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करेगा, वो जो है सो इम्पेटस प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा हम देखते क्या है कि इस समय जो गवर्नमेंट थी दैट वाज स्टेबल इनफ, दैट वाज लिबरल इनफ, जो कि न्यू इन्वेंशंस को
वो क्या करे, सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि दैट विल डेफिनेटली, दैट वुड बी सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, दैट वाज अनदर फैक्टर। इसके अलावा हम देखें क्या कि इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो एग्जिस्ट कर रहा था। शायद आपने इकोनॉमिक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। जो फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म था, जो जिसको हम मर्केंटलिस्ट जो है सो फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें हम देखेंगे क्या कि हमारे पास इंग्लैंड में काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रहा है, काफी ज्यादा पैसा आ रहा है। कहां से? एंड दैट वाज इन्फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो तबका है या एक ग्रुप है, हम देखेंगे क्या, जिसके पास पैसा अच्छा खासा आ गया, एक कैपिटलिस्ट जो है एक क्लास का इमरजेंस होता है। ठीक है, और इसकी आइडियोलॉजी होती है कि इस पैसे को री इन्वेस्ट करके मुनाफा अधिक से अधिक कमाया जा सके। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो एक वन ऑफ द नेसेसिटीज हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल का होना, एक एंटरप्रेन्योरशिप का होना, ये यहाँ पर कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के एग्जिस्ट होने की वजह से ये भी अवेलेबल था। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे ये भी हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसी समय इंग्लैंड जो है अपने कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को काफी तेज करता है, काफी तीव्र करता है। और ये जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस तीव्र होता है, यानी जो कॉलोनीज बनाए जाते हैं, वो मास्टर इकोनॉमी यानी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए रॉ मटेरियल और जो है मेन, जिसका कि हम स्लेव के रूप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में यूज भी करेंगे, और साथ ही साथ एक मार्केट को भी क्रिएट करके देंगे। तो ये जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के लिए। वन इज कैपिटल, दूसरा है मेन पावर, यानी कि आदमी जिनको स्लेव के रूप में हम यहां से उनको लेके जाएंगे, अपने इंडस्ट्रीज में लंबे समय तक काम करवाएंगे विदाउट गिविंग मच मनी। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये भी है कि इन ये जो कॉलोनीज हैं, ये इन इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। सो देयर वर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते क्या है कि यहां पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब आइए मोर और लेस अगर यूरोप के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते क्या है कि यही प्रोसेस जो है सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस लगभग इसी तरीके से जर्मनी, फ्रांस आदि राष्ट्रों में भी चलता है, रशिया में भी चलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो जापान में वो अलग होता है। एशिया में कहीं अगर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो दैट वाज इन जापान, वो जापान के अंदर होता है। और जापान में हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो वेस्टर्न प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से अलग है, डिफरेंट है। एक्चुअली हमने आपसे ये बताया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्राइवेट इनिशिएटिव है, जबकि जापान में हम देखते हैं क्या है कि वहां पर स्टेट इनिशिएटिव है। एक्चुअली ये क्या कारण था कि जापान की सरकार को यहां पर इनिशिएटिव लेना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए? दरअसल होता क्या है कि इस समय हम देखते क्या है कि जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है जापान के अंदर, वो इंस्टेंट प्रॉफिट चाहता है। इसका मतलब कहीं भी आप पैसा लगाइए और मुनाफा आपको तुरंत मिलना चाहिए। और इनमें जो अधिकांश लोग हैं जापान के अंदर, या तो उन्होंने एग्रीकल्चर में अपने इंस्टेंट बेनिफिट प्रॉफिट के लिए उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, या बैंकिंग सेगमेंट में लगा रखा है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे क्या कि जापान के अंदर मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी भी कोई भी कैपिटलिस्ट इसको एक जोखिम वाला, यानी कि एक जो है क्या चाहेगा कि जो है रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मानेगा अगर जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। बट इसी वक्त हम देखते क्या है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास करके हम बात करें यूएस के बारे में, तो यूएस दबाव डाल रहा है इस समय के सॉगनेट के ऊपर, यानी कि यहाँ के जो एक तरीके से सो कॉल्ड पावर था सॉगनेट के ऊपर में, वहां वो इसको एक दबाव डाल रहा है कि यहाँ जापान के मार्केट को ओपन किया जा सके। किसके लिए? तो ओपन किया जा सके यूएस के इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इसी परिस्थितियों में देखते हैं कि सरकार ने, जो जापान की गवर्नमेंट है, उसने एक क्विकर इनिशिएटिव लिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को स्टेट इनिशिएटिव के अंतर्गत स्टार्ट कर दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, दैट स्टार्टेड। ठीक है, ये प्रोसेस तो शुरू हो गया। अब जब ये प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, और जब ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया, तब गवर्नमेंट ने इसी इंडस्ट्रीज को उन्हीं कैपिटलिस्ट के पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उन्हीं बैंकिंग हाउसेस के पास ट्रांसफर कर दिया जो एक समय इस यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पर कभी मिडिल क्लास का राइज नहीं हो सका। और तीसरा एक जो फीचर है वो ये है कि इनिशियली जो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास है, that was not in favor of industrialization in Japan, जैसा कि यूरोप में हो रहा था। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां हम देखते क्या है कि जापान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से। नाउ सो हमने देखा कि इंग्लैंड के अलावा जर्मनी, फ्रांस और रशिया में भी हुआ। जापान में, जो कि एशिया में आता है, वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, बट दैट इज ऑन द डिफरेंट लाइंस। नाउ वन मेजर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है ऑफ दिस कंट्री के, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के कारण इन्होंने क्या किया कि जहां कहीं भी ये गए एशिया और अफ्रीका में,
वहां उन्होंने कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया ताकि वहां के रिसोर्सेज को ये हेजमनाइज कर सके, वहां के मैन और मटेरियल को वो यूज कर सके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने मास्टर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू इंपैक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा एज अ होल हम लोग बात करें, इट इज नॉट इन पर्टिकुलर टू द इम्पैक्ट ऑफ British industrialization or German industrialization or you can say Russian industrialization, ठीक है, या फ्रेंच इंडस्ट्रियलाइजेशन, रादर एक कॉमन सा जो एक इम्पैक्ट है उसको हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बात करें यूरोप में, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं तो इसकी वजह से एक मिडिल क्लास का राइज होता है। ये मिडिल क्लास क्या होता है, एक इंटेलिजेंसिया क्लासेस में फिलोसोफर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्रकार की क्रांति को जन्म देने के लिए। और जनरली जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, दे बिलोंग टू दिस मिडिल क्लास। ठीक है ना, लेकिन आप जानते हैं क्लास इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है ना, दैट इज नॉट अ सोशल कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां देखेंगे क्या कि एक ऐसा वर्ग पैदा होता है जो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार है। सो मिडिल क्लास यहां इमर्ज करेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा जो कुछ लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे, दैट विल कम फ्रॉम दिस मिडिल क्लास, ठीक है, लाइक वर्कर्स एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा मिडिल क्लास के साथ साथ हम देखते क्या है कि यहां पर में इन इंडस्ट्री में काम करने वाले एक वर्कफोर्स क्रिएट होगा जो कि वर्कर क्लास होगा। और ये जो क्लासेस होंगे, मिडिल क्लास, ये वर्कर क्लास, ये सब के सब क्या करेंगे, अपने लिए रिफॉर्म के बारे में डिमांड करेंगे, अपने राइट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। इसकी वजह से देखेंगे कई तरह के प्रकार के रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। इसके हम देखेंगे क्या कि दो अप्रोच आपको साफ दिखाई देगा। एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को तेज करने के लिए, जस्ट टू गिव impetus to the process of industrialization, there was a necessity to create some kind of collaboration between the workers community or the workers class and the industrialist class. On the other hand, they were at loggerheads, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत भी होंगे, एक दूसरे के बीच में क्या होगा, अंतर्विरोध भी होगा, अपने अपने हितों की टकराहट होगी, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो दूसरे वर्ग का यानी कि वर्कर क्लास का क्या चाहेगा, दोहन करना चाहेगा ताकि अपने प्रॉफिट के साइज को अधिक से अधिक बढ़ा सके। ठीक है, तो दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेगी। एक जगह कुछ तरीके का रिकंसिलिएशन दिखाई देगा और दूसरी जगह आपको यहाँ पर कुछ प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलेगा समाज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस ने माइग्रेशन यानी कि रूरल यानी कि रर्बन माइग्रेशन को बोलते हैं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, दैट इज कॉल्ड रर्बन माइग्रेशन। इसके प्रोसेस को जो है वो क्या करेगा, तेज करेगा। अब लोग गांव से खेती को छोड़ करके शहर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर वर्कर कम्युनिटी, वर्कर क्लास के रूप में अपने आप को जो है डेवलप करना ज्यादा पसंद करेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो इस समय है, जो भी शहर बन रहे हैं, शहर वहां बनेंगे जहां पर उद्योग धंधे होंगे, यानी कि जहां पर इंडस्ट्रीज होंगे। तो जो शहर बन रहे हैं वहां एम्यूनिटीज भी यानी कि सुविधाएं भी इन कंपैरिजन टू द कंट्री साइड यानी कि विलेज वो ज्यादा होंगे, वो भी अलग कारण होगा। नतीजा क्या होता है इन सभी की वजह से, इस माइग्रेशन की वजह से ये जो एक पुल फोर्स क्रिएट हुआ है इन अर्बन सेंटर्स पे, ये अर्बन सेंटर्स में क्या करेगा, क्राउड यानी कि जो क्राउडिंग है वो इस सिटीज में आपको देखने को मिलेगी एंड दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्लम्स एंड अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, दीज आर द सर्टेन इंपैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द जो है सो हम लोग बात करेंगे इंपैक्ट ऑन द वुमेन के बारे में, तो आप देखेंगे कि पहली बार क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो वुमेन है वो वर्कफोर्स के रूप में आपको दिखाई देती हैं। अब वो है कंपीट कर पा रहे हैं, यानी एक प्रकार का हम देखेंगे कि जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। एज अ वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर, मेल और फीमेल दोनों हैं, बराबर हो रहे हैं। और यहां पर देखेंगे कई प्रकार के वुमेन को लेकर के कई डिमांड्स को यहां पर में उठाया जाएगा। और वुमेन्स के डिमांड्स में देखें तो सफरेज का राइट आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन के अंदर है, ऐसा ही राइट्स आपके पास देखेंगे अमेरिका के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, और भी अदर पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी जो है वुमेन मूवमेंट की शुरुआत होती है। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑन, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वुमेन। नाउ कमिंग टू द इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, हम देखेंगे क्या कि होता क्या है कि इसका इंपैक्ट इन्वायरमेंट में पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होता है कि जितने भी आप देखेंगे जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे वाटर का प्रॉब्लम, एयर का प्रॉब्लम होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का होना, इवन जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, ये सारी समस्याएं भी आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते क्या है कि इस समय जो है डेमोक्रेसी के जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू होता है। क्या जो फिलॉसफी है, कि जो वैल्यू है वो काफी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, मिडिल क्लास के राइट्स के साथ, बुर्जुआजी वर्ग की क्लास के साथ। नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स। तो जो एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है दैट स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। नाउ अब देखिए होता क्या है, अब ये दूसरा टॉपिक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को हमने देखा, ब्रिटेन में शुरुआत होता है, ब्रिटेन के अलावा ये दूसरी जगहों पे जाता है, इसके इंपैक्ट्स को भी हमने देख लिया। अब होता क्या है, ये हमारे पास अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस ने कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को भी जन्म दिया।
अब देखते हैं कि कई मास्टर इकोनॉमी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर इकोनॉमी 1, मास्टर इकोनॉमी नंबर 2 एंड मास्टर इकोनॉमी 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। ये मास्टर इकोनॉमी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन से हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं। अब ये इंडस्ट्रियलाइज जो स्टेट्स हैं, ये हर कोई ये चाहेगा, कैपिटलिज्म का एक कोर फिलॉसफी होता है कि अपने जो प्रॉफिट का साइज है उसको अधिक से अधिक करो, प्रॉफिट के वॉल्यूम को आप बढ़ाओ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कई कारण होते हैं कि जो मास्टर इकोनॉमी है उसकी कई जो है उनकी जरूरतें होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं। एक तो हमारे पास होता है रॉ मटेरियल का, दूसरा आप जानते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होता है जो है वर्कर का, यानी कि हमारे पास क्या वर्कर होने चाहिए, और ये वर्कर्स किसी कॉलोनी से अगर लेकर के आ रहे हैं तो दे आर कमिंग आज स्लेव्स, और इन स्लेव्स को आप इल ट्रीट करेंगे, यानी कि इनके जो वर्किंग आवर्स होंगे वो काफी लंबे होंगे, इनको जो आपको रिनेमरेशन देना पड़ेगा वो काफी कम होगा, ठीक है, आदि आदि आदि, जिसके जो वर्कर्स हैं ये भी इनकी एक नेसेसिटी होती है और ये कॉलोनीज इनको सपोर्ट किया जाएगा। रॉ मटेरियल, वर्कर्स एंड देन मार्केट, और ये तीनों का तीनों जो है वो आपको कहां से मिलेगा, वो मिलेगा कहां, जहां पर में इन मास्टर इकोनॉमी ने, ये जो मास्टर इकोनॉमी है वो क्या करेगा, अपने लिए जो है कॉलोनीज को क्रिएट करना शुरू करेगा। बिना कॉलोनीज के अगर हम देखें तो हम देखें क्या कि मास्टर इकोनॉमी कभी भी फल फूल सकता ही नहीं था। नतीजा ये हो गया कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूएस हो, कहीं भी हो, इवन जापान भी, वो क्या करेगा, अपने जो कॉलोनियल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, ये दोनों चीजें हम देखेंगे कि फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी एक संतति के रूप में आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट दिस इज द सीक्वल, या वी कैन से नॉट द सीक्वल बट द कॉन्सिक्वेंसेस, रादर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से हम देखें कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म आपको दिखाई देगा। और इसमें वही स्टेट होंगे जो कि इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, ठीक है ना, और वो एशिया और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के डिफरेंट जो है कंट्रीज के ऊपर में अपनी कॉलोनी बना को स्टैब्लिश करना शुरू करेंगे और अपना इंपीरियल एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे। तो दैट विल लीड टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब इसका नतीजा क्या होगा, अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो कॉलोनियलिज्म है और जो इंपीरियलिज्म है, जिसमें हर एक जो डेवलप्ड स्टेट है या इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं या जो मास्टर इकोनॉमी है जो आगे बढ़ेगी, तो उनके बीच में भी क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एंड दैट कंपटीशन विल लीड और कल्मिनेट इनटू वायलेंट स्ट्रगल्स, ठीक है ना, जहां हम देखेंगे उनके बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे यूरोपियन पावर्स के बीच में, जो कि यूरोपियन पावर्स के रूप में होगा, और यही अल्टीमेटली क्या करेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनेगा, क्योंकि उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा दूसरे राष्ट्र की कीमत पर में, वो अपना क्या करना चाहेगा, अपना डेवलपमेंट करना चाहेगा, एंड दैट विल लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, आर यू गेटिंग मी। सो किस तरीके से एक सीक्वेंस बना हुआ है। अब आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखते क्या है कि जो पहली विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1914 में शुरुआत होती है और ये 1918 में जो है सो कंक्लूड होता है। इस विश्व युद्ध में देखेंगे कि जो जर्मनी होता है इसकी हार हो जाती है, ठीक है ना, और इसका नतीजा होता है कि कई प्रकार के जो है पीस कॉन्फ्रेंसेस को जो है सो को आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो शांति समझौते होते हैं, ठीक है ना, और ये शांति समझौते कहाँ हो रहे हैं, पेरिस में हो रहा है। पेरिस में कई शांति समझौते होते हैं, जिसमें से एक जो शांति समझौता है ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, वो काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है जर्मनी के लिए, ठीक है ना। सो जर्मनी का काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा, राइट। अब आइए हम देखते हैं कि अब ये तो हमने देख लिया, और यही जो ह्यूमिलेटिंग रहेगा यही जर्मनी के अंदर में अल्ट्रा नेशनलिज्म को जो है सो क्रिएट करेगा, जो वहां पर फासिस्ट हम देखेंगे कि टेंडेंसी डेवलप होगी, जिसका एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन हमें नाजिज्म के रूप में हिटलर के अधीन दिखाई देगा, और ये फिर क्या करेगा, ले जाकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर को कल्मिनेट करेगा, राइट। अब आइए हम पहले देख लें कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो एक तो है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के बारे में, ठीक है ना। हम देखते क्या है कि जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की शुरुआत कहां से होती है, तो हम देखेंगे क्या इसकी शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड में, फ्रांस में, हॉलैंड में हम देखते हैं कि जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है सबसे पहले शुरुआती दौर में। लेकिन हम देखते हैं क्या है कि ये जो राष्ट्र हैं इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं दे वर लिमिटेड, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं देखिए वो अपनी कॉलोनी बना के दूर दूर में क्या है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी बीच में होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस के कारण जो प्रॉफिट का साइज इन इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स को मिल रहा था, इसको देखकर देखें कई जो है सो नए राष्ट्र उदय का उदय होगा, जिसमें जर्मनी और जो है इटली होंगे जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिखाई देंगे हमें, वो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के साथ कॉम्पीट करना शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है, जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्र, ये जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, इन सभी के साथ कॉम्पीट करेंगे, और ये जो कॉम्पिटिशन होगा यही क्या करेगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को जो है अंजाम देगा। इसका मतलब अब इस प्रक्रिया में ये जो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन है या इंपीरियलिज्म है,
इसमें एक दो राष्ट्र नहीं बल्कि कई राष्ट्र शामिल होंगे और यही व्यापक स्तर पर जाकर के जो है प्रथम विश्व युद्ध का के लिए जो है सो बैकग्राउंड तैयार करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते क्या है कि इस समय ये देखेंगे कि इन सेक्टर्स में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, अपना जहां कहीं भी उनकी कॉलोनी अगर बनी हुई है तो उसको वो मेंटेन करके रखना चाहेंगे। बल्कि और दूसरी तरफ क्या होगा, जो नए राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, उनकी उन कॉलोनी के से उनको छीनने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल अनदर फैक्टर जो क्या करें उनके बीच में स्ट्रगल को अंजाम देगा। अब आइए हम देखते हैं दूसरी अगर हम बात करें, हालांकि इसका जिक्र हमने किया है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट था जो 1871 का था। ठीक है, और इस फ्रैंकफर्ट की संधि का जो अंतिम परिणाम होता है वो अंतिम परिणाम यही होता है कि जर्मनी और जो है फ्रांस के बीच में जबरदस्त जो है शत्रुता दिखाई देती है, एक परमानेंट एनिमिटी दिखाई देता है, जो कि आपको क्या करेगा, एनिमिटी दिखाई देगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जब ये फ्रैंकफर्ट संधि की वजह से 1871 का है। ठीक है, तो यहां पे देखें जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या हो गया कि जब देखेंगे यहां पर में कि बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर हम देखेंगे क्या कि एनिमिटी आ गया है, तो जर्मनी का एक चांसलर है जिसका नाम है बिस्मार्क, अब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहेगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को प्ले करेगा और फ्रांस को क्या करेगा, उसको अलग करने की कोशिश करेगा इन इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि जर्मनी अपने जो उसके जो आर्थिक हित हैं उसके हित में वो क्या करेगा, पूरे ग्लोब के पटल से वो फ्रांस को अलग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नतीजा क्या होता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई इसमें कई प्रकार के अलायंसेस यानी कि गुटबंदी होगी, काउंटर अलायंसेस बनेंगे। ये जो गुटबंदी होगी वही क्या करेगा, फिर आगे चल करके कई प्रकार के डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन को अंजाम देगा और फाइनली प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनेगा। तो आई होप कि आप इस बात को भी समझ पा रहे हैं। नाउ इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि इस समय के बिना बुद्धिजीवी के कोई भी क्रांति की ना शुरुआत होती है ना वो सस्टेन कर पाता है। इस युद्ध में हम देखें तो देखेंगे कि यहां भी बुद्धिजीवियों की जबरदस्त भूमिका रही, कई इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स रहे। इस समय कई फिलोसोफर्स होते हैं जिनमें से कुछ एक का नाम लेना जरूरी है, जैसे डार्विन के बारे में बात करें, अगर हम बात करें स्पेंसर के बारे में बात करें, हम हीगल के बारे में बात करें, तो इससे उनके जो विचार थे वो क्या कर रहे थे, वो एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे किसी भी एक विश्व युद्ध को होने को लेकर के। अगर हम डार्विन के बारे में बात करें तो उन्होंने थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया, जिसको फर्दर इलाबोरेट किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, जब उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश कर दिया। यानी कि वही एग्जिस्ट करेगा जो सबसे ज्यादा काबिल होगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जिसके पास जो है मिलिट्री माइंड जिसके पास होगी वही रूल करेगा, जो पीपल कैन अंडरस्टैंड इन पॉलिटिकल सेंस। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हीगल ने भी ये बात को कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि आपको कोई भी व्यक्ति अगर है वो क्या करने लगा, उन लोगों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया जो अपने राष्ट्र के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक तरीके का नेशनलिज्म को जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है सो इंस्पायर कर रहा है। ठीक है, तो हीगल जैसे लोग, डार्विन जैसे लोग, जो हर्बर्ट स्पेंसर जैसे लोग हैं, वो एक तरीके से विश्व युद्ध के वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड को क्रिएट कर रहे हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन दी यूरोप, होता क्या है कि अभी जो बाल्कन स्टेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक समय ये बाल्कन स्टेट जो था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जैसे ऑटोमन एम्पायर का हम देखते हैं क्या है कि जो है डिक्लाइन होता है, तो उसके ऊपर में हम देखेंगे कि रशिया सबसे पहले ये चाहेगा कि जैसे इसमें ऑटोमन एम्पायर का एम्पायर हुआ है तो वो चाहेगा अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वहां पर क्रिएट करना, कहां पर, बाल्कन रीजन में। ठीक है, और इसके लिए उसने पैन स्लाव मूवमेंट को शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ जिस समय हम देखेंगे कि जिसका टेरिटोरियल एम्बिशन भी बहुत ज्यादा हाई था, आप देखेंगे अपने कॉलोनियल और इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट में, वो था जर्मनी। उसने पैन जर्मन का कॉन्सेप्ट लाया और पैन स्लाव और पैन जर्मन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में क्या करेगा, टकराएगा, जिसकी वजह से देखते क्या है कि ये जो बाल्कन का रीजन है वो वास्तव में युद्ध का अखाड़ा का मैदान बन जाएगा। और इसमें इटली भी पीछे नहीं रहेगा, बल्कि इटली भी इसमें अपनी भागीदारी करेगा, क्योंकि वो बाल्कन के कुछ स्टेट में अपना जो है क्या करेगा, अपना जो है सो अधिकार मांगने की कोशिश करेगा। नाउ अब इन सभी की वजह से हुआ क्या कि कई अपोजिंग ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है ना, पैन स्लाव मूवमेंट, पैन जर्मन मूवमेंट, इटली का अपना इंटरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से देखेंगे अलायंस एंड काउंटर अलायंसेस फिर से होगा, कई अपोजिंग ग्रुप्स आएंगे। इमीडिएट फैक्टर क्या होता है इस बैकग्राउंड में कि हम देखते क्या है कि इस समय जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार है, इसका नाम है आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, वो आता है जो बोस्निया में, जहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और ये हत्या तो हो गई, दैट वाज अ पॉलिटिकल मर्डर, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन इस समय इसको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी से, हेल्दी डिप्लोमेसी से इसको सेटल किया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी प्ले नहीं की गई, जो अंततः इमीडिएट कारण बन गया प्रथम विश्व के शुरू होने का। ठीक है, नाउ अब हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब प्रथम विश्व की शुरुआत के बाद हमने आपसे बताया कि विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है तो पेरिस के में जो है वो कई प्रकार की शांति समझौते किए जाते हैं, पीस ट्रीटीज किए जाते हैं। इस पीस ट्रीटीज के अंदर हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था दैट वाज ट्रीटी ऑफ वर्सलिस,
ठीक है, जिसमें जर्मनी को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। ठीक है, अब ये जो जितने भी पीस ट्रीटीज हुई हैं वो एक दो नहीं बल्कि कई पीस ट्रीटीज हुई हैं, जिसकी वजह से जो जीता हुआ राष्ट्र है वो जो है हारे हुए राष्ट्रों के क्या करेगा, उनकी बाउंड्रीज को हड़पने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी इस समय एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी बाउंड्री को रीड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी, कि जो वो इसलिए कि जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनको कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, उनके रिसोर्सेस को जीते हुए राष्ट्र अपने पास ट्रांसफर करके लेके जाए। नतीजा ये होता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में रीड्रॉल ऑफ जो बाउंड्रीज है वो उसको अंजाम मिलता है। ठीक है ना, और इसकी वजह से हम देखेंगे क्या कि यहाँ से जो होता है कई प्रकार के मतलब कि कंसिडरेशन और रेशियल कंसिडरेशंस होता है एक्सेट्रा होता है, जो अल्टीमेटली फिर से कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। और इसी दौरान हम देखते गए कि जो बाउंड्रीज का रीड्रॉल होता है उसमें दो नए राष्ट्र उभर के आते हैं, एक होता है चेकोस्लोवाकिया, दूसरा होता है यूगोस्लोवाकिया। ठीक है, अब इस विश्व युद्ध के बाद हमने आपसे बताया कि जो शांति समझौता हो गया, जिसमें जो एक नाम लिया हमने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का, इसमें जर्मनी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग फील किया। इन जर्मनी की जो इकोनॉमी थी दैट वाज पैरालाइज। दूसरी तरफ इटली निश्चित तौर पे जीते हुए राष्ट्रों की तरफ से था, लेकिन जो उसे 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 जो प्रॉमिस किया गया था वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद उसको मिलना चाहिए था, यानी कि उसका जो टेरिटोरियल एम्बिशंस था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इटली भी जीत करके भी डिससेटिस्फाई था, और जर्मनी के तो इकोनॉमी को ही पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया गया। हरा हुआ राष्ट्र था, उसके ऊपर कई प्रकार के इंपोजिशंस थोप दिए गए और उसको पूरी तरीके से इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली कमजोर करके रख दिया गया। सो जर्मनी और जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि इटली दोनों ही, ठीक है, एक जीता हुआ राष्ट्र और एक हारा हुआ राष्ट्र जर्मनी, दोनों ही असंतुष्ट नजर आते हैं। नतीजा क्या होता है कि इन राष्ट्रों में जो जीतने के बाद भी हारा हुआ महसूस कर रहा है और एक राष्ट्र जीता ही हुआ है, यहां पर में जो फांसीवादी विचारधारा है उसकी उत्पत्ति होती है। फांसीवादी विचारधारा का मतलब यह हो गया कि एक एक्सट्रीम विचारधारा है जो अतिवादी राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा नेशनलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, जो उसके बाद जो कि एंटी डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है ना, और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर वरीयता देता है। दैट लीड्स टू फांसीवादी vichardhara, we can say fascist ideology that gets manifested in two forms. One was in fascism in Italy, another was as Nazism in Germany. ठीक है, तो ये फासिस्ट आइडियोलॉजी को जो है सो अंजाम होता देखते हैं इटली में, हमने देखा, ये बातें हो गई। नाउ अब इन सभी के वजह से होता क्या है कि जब हम जो है सो जो ये जो डिसकंटेंटमेंट था, ये जो ह्यूमिलेशंस था, ठीक है ना, जो इग्नोरेंस था स्टेट्स लाइक जर्मनी एंड इटली, इन सभी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अंजाम दिया। ठीक है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू होता है, दैट कंटिन्यूड फॉर 6 years, नेक्स्ट 6 years एंड कंक्लूडेड इन 1945। ठीक है, अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते क्या है कि फिर से जर्मनी हारता है, अगेन गॉट डिफीटेड। ये इसलिए होता है कि प्राइमरी इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एंट्री हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे एंड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। अब इसके पीछे कई कारण हैं, इन कारणों को देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या है। फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था। दूसरा राइज ऑफ फासिज्म एंड एम्बिशन ऑफ एक्सपेंशन था। फासिज्म का मतलब अतिवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसमें आप चाहेंगे कि अपनी आर्थिक हित को दूसरे राष्ट्रों के आर्थिक हित के ऊपर में आप वरीयता प्रदान करेंगे। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए जिस संस्था को बनाया गया वो था लीग ऑफ नेशंस, जिसको कि हम लोग प्रेडिसेसर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के रूप में देखते हैं। ठीक है ना, वो भी अपनी अहम भूमिका निभा नहीं पाया, उसकी भूमिका भी बड़ी ही लिमिटेड थी और उसने किसी प्रकार की वैश्विक शांति को अंजाम नहीं दिया। जो भी ग्लोबल डिससैटिस्फैक्शन थे, जो सीमरिंग डिसकंटेंट था, उसको वो एड्रेस नहीं कर पाया। नतीजा क्या होता है कि ये भी विश्व युद्ध को अंजाम देगा। इसके अलावा इन सभी में देखेंगे कि इस समय दुनिया ने एक महान आर्थिक मंदी देखी 1930 जो है 29 में, जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि ग्लोबली पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस वो आपको देखने को मिलता है, दैट ऑल लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ना अब आइए हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण, इसका महत्व क्या है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसने एक 20th सेंचुरी का वर्ल्ड ऑर्डर को परमानेंटली अल्टर कर दिया। ठीक है, उसमें क्या अल्टर किया, विच ऑल्सो चेंज द इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना, आपको शायद ये मालूम होगा, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं होता था, अस्त होना शुरू हो गया। सुपर पावर के रूप में दो पावर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो राइज ऑफ सोवियत यूनियन दिखाई देगा और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई देगा। ठीक है ना, और इन दोनों की वजह से राइज ऑफ सोवियत यूनियन एंड राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दो आइडियोलॉजी भी काफी ज्यादा जो है सो क्या करेगी, वो स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी। वो एक है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी व्हिच वाज लेड बाय द सोवियत यूनियन एंड अदर वाज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी व्हिच वाज लेड बाय जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहां भी हम देखेंगे कि विदाउट वेपन एक वॉर लाइक सिचुएशन बना रहेगा, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर। ठीक है, अफ्रीका एंड एशिया में कई राष्ट्र जो हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होंगे और अपने इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम करेंगे।
फिर हम देखते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस बहुत इफेक्टिवली नहीं काम कर पा रहा था, उसकी जगह यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा 1945 में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉज को यहाँ फॉर्म किया जाएगा। न्यू आर्मामेंट जो टेक्नोलॉजी क्रिएशंस है, ये सभी आपका जन्म होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क द क्रिएशन ऑफ न्यू वेपनरी, जिसमें हम देखेंगे कि जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह हैं वो काफी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉम बॉम्ब गिरा करके आपने देखा था क्या कि उसको, उसकी इकोनॉमी को, उसको पूरी तरह से जापान को ध्वस्त नहीं कर दिया था। तो अब इस वेपन को बनाने के लिए भी क्या करेंगे, इंटरनेशनली जितने भी जो राष्ट्र हैं वो क्या करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो एक अलग तरीके का जो है वेपनाइजेशन को लेकर के जो है होर लगना शुरू हो जाएगा। नाउ यूनाइटेड नेशंस को हम देखते हैं कि इसी की संतति होती है, यूएनओ बनता है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, वैश्विक शांति को स्टैब्लिश करना, और साथ ही साथ जो कॉलोनीज हैं उनके इंडिपेंडेंस में उनको मदद करना, यानी कि जो भी औपनिवेशिक राष्ट्र हैं उन सभी को उनके जो है उनके दासत्व से उनको मुक्त करवाना, औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करवाना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उन्हें रिकॉग्नाइज करना। सो दैट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। नाउ अब ये देखिए क्या है कि यूएनओ को, जैसे मैंने कहा कि जो भी कॉलोनीज हैं उनके इंडिपेंडेंस के लिए उनको हेल्प करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ ही डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का की उत्पत्ति होती है, और इसी समय हम देखें डीकोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी तीव्र हो जाती है, ठीक है ना। और लार्ज नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं, डीकोलोनाइज होते हैं। जैसे कि मलय पेनिनसुला में देखेंगे कॉलोनीज डीकोलोनाइज शुरू हो गए। साउथ ईस्ट एशिया में हम देखेंगे कई कंट्रीज जो है सो डीकोलोनाइज हुए, जिसमें कि इंडिया इज द बिग नेम। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी हम देखेंगे कि कई जो है सो क्या कहते हैं, स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अब आइए हम देखते हैं कि इस समय कुछ फिलोसफीज हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, ठीक है ना। क्या है फिलोसफी, इसमें क्या है, जिसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड से, ठीक है ना। जहां पर हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से उनके जो संसाधन है उसका समुचित प्रयोग करके हम क्या करें कि अधिक से अधिक प्रॉफिट को कमाएं। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलिज्म इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। दूसरा, बट कैपिटलिज्म जो है वो क्या करेगा, रिजल्टेड इनटू क्लास स्ट्रगल। ठीक, एक हैव्स ग्रुप होगा, एक हैव नॉट्स ग्रुप होगा, क्योंकि जिसका ज्यादा पैसा होगा वो अपने पास ज्यादा पैसा बना करके रखना चाहेगा, और जो बेचारा वर्कर होगा वो हमेशा एक्सप्लॉइटेड रहेगा, जो हमेशा इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के प्रति क्या करेगा, वो अपने लिए हैट्रेड जो है अपने मन में रखेगा, एंड दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो वो कंप्लीट इक्वालिटी के बारे में बात करता है, रिसोर्सेस के ऊपर में स्टेट के कंट्रोल के बारे में बात करता है, ठीक है ना। जो भी स्टेट जो कैपिटल है उसको क्या करता है, स्टेट अपने पास ले लेगा, उसका फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन वो क्या करेगा, कॉमन पीपल के बीच में करेगा। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है ना। इसमें कई बड़े नाम है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है कार्ल मार्क्स का, वो गेव अ वेरी साइंटिफिक वर्जन ऑफ सोशलिज्म, जिसने क्लास स्ट्रगल को क्या किया, हाईलाइट किया। क्लासेस ऑफ बुर्जुआजी जो कि मिडिल क्लास होता है, और क्लासेस ऑफ प्रोलेटारिएट्स, क्योंकि अब सोसाइटी क्या करता है कि जो 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 इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, या जो रिचेस्ट क्लास है, जो हाफ्स क्लास है, उसके रिसोर्सेस को लेकर के हाफ नॉट्स में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कि कारण बनता है किसके स्ट्रगल का, प्रोलेटारिएट वर्सेस बुर्जुआजी का। नाउ एट द सेम टाइम कार्ल मार्क्स हाइलाइटेड that the through class struggle equality will be established, as haves and haves not class will come to loggerhead to the distribution of resources. Now coming to this, communism क्या है, communism is another important philosophy. सोशलिस्टिक जो आइडियोलॉजी है उसको स्टैब्लिश करने के बाद हम देखते क्या है कि अगर यहाँ पे एक परफेक्ट इक्वालिटी है रिसोर्सेस का, देन तो हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सोशलिज्म और कम्युनिज्म में एक फर्क क्या है कि कम्युनिज्म जो है रेगुलेटर के रूप में स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उसको लगता है कि राज्य की जरूरत ही नहीं है। जब पूरी तरह की समानता आ गई है तो हमारे पास स्टेट की जरूरत क्या है, स्टेट क्या करता है, एक पुलिसिंग का रोल प्ले करता है, ठीक है ना। हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में इक्वालिटी को जो है सो लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इक्वल हो गए तो उनके बीच में स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक आइडियल स्टेट है जो कभी अचीव नहीं होता है, ठीक है ना। विल कम टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। सो वन अदर वे वी कैन से दैट कि कम्युनिज्म नथिंग बट द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोशलिज्म, जो कि एक आइडियलिस्टिक स्टेट है, ठीक है, जहां पर स्टेट को हम लोग क्या करते हैं, कल्पना नहीं करते, यानी कि एक स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। नाउ अब आइए हम लोग एक और बात करें, इतनी बातें तो हो गई मेन टॉपिक के साथ। अब आइए थोड़ा सा अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करें। निश्चित तौर पे जब आपने पढ़ाई किया होगा तो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यानी कि अमेरिकी क्रांति और जो फ्रांसीसी क्रांति है, उनके कारणों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उनके कोर्सेज के बारे में बात किया होगा, एंड डेफिनेटली आपने उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करना है।
एक नए रूप में थोड़ा सा हम अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने और समझने की कोशिश करें कि इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या वो कॉमन बातें थी जिसने दोनों ही क्रांति को जन्म दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ इस कंटेक्स्ट में देखें कि कॉमन कॉजेस क्या क्या है, या व्हाट आर दोस मोटिवेशंस जिसने अमेरिकी क्रांति और फ्रेंच क्रांति को इक्वली इन्फ्लुएंस करने का काम किया। तो पहली बात क्या है कि हम देखेंगे कि दोनों जो क्रांति है 18वीं शताब्दी में ही होता है, पहले अमेरिकी क्रांति फिर फ्रांसीसी क्रांति होती है, ठीक है। इनके बीच में कुछ कॉमन कॉजेज और मोटिव्स हैं जिन्होंने इन दोनों क्रांति को अंजाम दिया, ठीक है। पहला, इनलाइटनमेंट आइडियाज हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इनलाइटनमेंट है ना, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी और जो पॉपुलर सॉवरेनिटी जैसे कंसेप्ट है इसको फोकस करता है, ठीक है। जो दोनों ही के कोर फिलॉसफी है, किसके, अमेरिकी क्रांति के भी और फ्रांसीसी क्रांति के भी। इस समय हम देखेंगे क्या कि कई जो हैं वो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, लाइक लॉक है, रूसो है, इन सभी लोगों ने, जो दूसरे थिंकर्स भी हैं, उन लोगों ने क्या किया, आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फॉर द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। सोशल इनइक्वालिटी, इनजस्टिस भी हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या है कि दोनों ही समाज में, अमेरिकी समाज में भी और अगर हम लोग बात करें तो फ्रांसीसी समाज में भी आर्थिक विषमता हमें देखने को मिलती है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी वाज देयर। और इन दोनों ही क्रांति के कारण हम देखेंगे कि कई प्रकार का वहां पर टिरानी क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। डिस्पैरिटीज थी, जो है डिस्कंफर्ट था, डिसकंटेंट था, और सभी लोग क्या करते थे, अपने आप को मुक्त करना चाह रहे थे। जो कॉमन पीपल था, जो वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ चेंज, वो चाहते थे, जिसने इस दोनों ही क्रांति को जन्म दे दिया। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड जो पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा था उनकी कॉलोनीज के द्वारा, चाहे वो ब्रिटेन हो, कॉलोनियल मास्टर के द्वारा, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांसीसी, उसके विरुद्ध भी हम देखें एक प्रकार का डिसकंटेनमेंट वो सिमर कर रहा था, जो एक्सप्रेस होगा इन दोनों, इसका मैनिफेस्टेशन होगा इन दोनों क्रांति के रूप में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, जो कॉलोनिस्ट हैं जैसे अमेरिका रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो फ्रेंच की जो इकोनॉमी, जो कॉलोनीज थी, वो भी क्या करेंगे, उनके हाई टैक्सेशन के कारण, उन कॉलोनीज में फूड शॉर्टेज के कारण फ्रेंच पावर के अगेंस्ट भी रिवोल्ट कर देगी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति दोनों को अंजाम मिलता है। अब इन दोनों क्रांति का महत्व क्या रहा, इसके बारे में बात करें। आप सभी लोगों को यह पता होगा कि इन दोनों क्रांतियों के कारण कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज का जन्म होता है, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस जैसे बातें आती हैं, कुछ लोफ्टी वर्ड्स, सॉवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हमें ड्रॉ करके लेके जाती है। दूसरा, इन सब का एक क्या होता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी होता है कि इसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल फिलोसफीज का जन्म होता है, लाइक लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, ये सभी हमें मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है। इंस्पायर्ड अदर रेवोल्यूशंस आल्सो, जैसे ही देखेंगे कि ये यूरोप से निकल करके लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में कई प्रकार के क्या करेंगे, रेवोल्यूशन को अंजाम देगा। जैसे लैटिन अमेरिका में बात करें तो हैथियन रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी, लैटिन अमेरिकन वॉर्स होंगे फॉर इंडिपेंडेंस। इलस्ट्रेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इमर्जेंस ऑफ मेजी रेस्टोरेशन इन जापान, enumerate the varied levels of influence of Meiji Restoration on Japan's rapid industrialization and the transformation into a modern nation state, ठीक है। तो ये कहता है कि आपको ये बताना है कि what are those factors जिसने कि इसकी वजह से मेजी रेस्टोरेशन हुआ, और मेजी रेस्टोरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जापान में जन्म दिया, एंड देन इससे जापान को एक फ्यूडल स्टेट से इसने क्या किया, एक मॉडर्न नेशन स्टेट में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो दिस इज अ डिमांड, ठीक है। सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स, ये हमने बताया था कि इलुसिडेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इमर्जेंस ऑफ मेजी रेस्टोरेशन इन जापान, ठीक है ना। सो ये हमने कहा था, इसमें पहला था इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन में क्या था कि इस समय जो सोसाइटी था दैट वाज लार्जली फ्यूडल सोसाइटी, और फ्यूडल सोसाइटी की वजह से यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे डिफरेंट फैक्शंस आ रहे थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव हम देखते हैं क्या कि इफेक्टिवनेस दिख नहीं रहा था, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी कि कोई पॉलिसी इवॉल्व कर पाए। दूसरी बात, जो सॉगनेट था, कल हमने बात किया था कि किस तरीके से आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो रहा था, ठीक है। तो दिस वाज द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था पहला, तो फर्स्ट इंटरनल प्रॉब्लम्स। दूसरा, फॉरेन इंटरवेंशन हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि अराइवल ऑफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड का रहा है या फिर उनका कल्चर रहा है, जो आइडियाज को इंपोज करने की कोशिश की गई थी, इसकी वजह से जो जापानीज सेंटीमेंट वो हर्ट हो रहा था। और दूसरा, इसमें जो एक एग्जांपल हमने कोट किया था 1853 का, कॉमोडोर मैथ्यू पेरी जो यूएस से आता है, और ये इंसिस्ट करता है सॉगनेट गवर्नमेंट को कि जापान की इकोनॉमी को यूएस की इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया जाए। दैट वाज नॉट गुड, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर वाज द सिविल वॉर, ठीक है ना। जो सिविल वॉर हमने बोसीन के बारे में बात किया था, बोसीन वॉर के बारे में, जो कूट डेटा था, जिसमें हम देखते हैं कि सॉगनेट को एंड करते हुए जो है वो यहाँ पर में क्या कर दिया गया था, एम्परर जिसका नाम था मुत्सुहितो, जो कि पोस्टमसली हो जाना जाता है मेजी के नाम से, एम्परर मेजी के नाम से, ठीक है ना, उसको यहाँ एस्टैब्लिश किया गया। तो थ्री फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते हैं मेजी रेस्टोरेशन होता है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमें यह बात करना है
कि मेजी रेस्टोरेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था और किस तरह से जापान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू मॉडर्न नेशनल स्टेट्स को इसने जन्म दिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले जो हमारे पास सॉगनेट की वजह से, फ्यूडल स्ट्रक्चर की वजह से जो जापान की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, दैट वाज इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेबल था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी था नहीं जहां से डिसीजन पूरे कंट्री के लिए लिया जा सके। लेकिन हम देखते हैं जब मेजी रेस्टोरेशन होता है, यानी कि एम्परर मेजी आ जाते हैं, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में इस्टेब्लिशमेंट उनका होता है, जिसकी वजह से एक कॉमन पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर द एंटायर कंट्री ही वाज एबल टू टेक, ठीक है, दिस वाज वन फैक्टर। दूसरा क्या देखते हैं कि इनके पास आने के बाद से कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, और हमने कल आपसे बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमें दो पॉइंट को हाईलाइट करना है, एक तो पहला एग्रीकल्चर, दूसरा लैंड रिफॉर्म्स को, और तीसरा स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस समय कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं था, मिडिल क्लास नहीं था। जो कैपिटलिस्ट क्लास था दैट वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए था, और इंडस्ट्री में भी उनको कुछ पता नहीं था। इसलिए स्टेट ने क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को इम्पीटस दिया, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, फिर उसको ग्रेजुअली शिफ्ट कर दिया इन कैपिटलिस्ट हैंड्स के अंदर, जो बेसिकली बैंकर्स थे, बैंकर्स कम्युनिटी हुआ करता था, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और दूसरा हमने देखा स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। तीसरा क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को या मजबूत करने के लिए हमने बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी हायर करा था, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स को हमने बाहर वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को समझने के लिए या जानने के लिए या पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। ये दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते क्या है कि मिलिटराइजेशन का प्रोसेस भी हमने बहुत तेज किया था। ये था कॉलोनियल इंटरेस्ट में इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, यहाँ पर माइनिंग्स में जो है माइंस जो है वो लिमिटेड थे, और माइंस के प्रोडक्ट को लाने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आगे तेजी से बढ़ सके, एक्सपेडाइट हो सके, इसके लिए हमें अपने न्यू कॉलोनीज को बिल्ड करना था। और यही कारण है कि 1890s में देखेंगे, इस रियलिटी की वजह से, इस जरूरत की, इस नेसेसिटी की वजह से जापान में मिलिटराइजेशन बहुत जम करके होता है, जो कि कॉलोनियलिज्म को अंजाम भी देता है, ठीक है, जापानीज इंपीरियलिज्म को अंजाम देगा। और मेजी कॉन्स्टिट्यूशन का आना, ठीक है ना, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है, जो 1889 में हम देखते हैं कि मेजी का कॉन्स्टिट्यूशन आया, या हम बोलते हैं कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एक मॉडर्न स्टेट का जो है एस्टैब्लिशमेंट जापान में किया जाता है। दैट्स इट, इतनी बातें हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, उसको भी देख लें हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सपेडाइट द रोल प्लेड बाय इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। 1, डिड इंडिया गेन और लूज एनीथिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। फिर से देखिए 50 वर्ड्स है, 40 वर्ड्स हमारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में चले गए, लगभग हमारे पास 110 टू 120 वर्ड्स हमारे पास होते हैं। इसमें 3 एस्पेक्ट हमें बताना है। पहला ये कि रोल प्लेड बाय जो है इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। देन गेन के लिए कि हमें मिला क्या भारत को इसमें शामिल होकर के, और हमने लूज किया। तो नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, 30 वर्ड्स, 30 मैक्स जो है सो 90, अगर 40 वर्ड्स मिलते हैं तो 120 के अराउंड जाता है। बाकी जो है आपका 30 वर्ड्स में आपका इंट्रो और कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो पहले मैं बताना कि एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना। तो अब इंडियन सोल्जर्स के बारे में बात करना है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एलाइड पावर की तरफ से डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाकर काम किया, मतलब कि फाइट वेज किया था, ठीक है ना, अन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में भी। जैसे इन्हें यूरोप में किया, अफ्रीका में किया, ठीक है, और एशिया में पर्टिकुलरली हम लोग मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने किया कि ऑटमन एम्पायर के बारे में भी हमें बताना है, उसके अगेंस्ट में भी गैलिपो कैंपेन हुआ था उसके बारे में हमें मेंशन करना है, इसलिए 3 तो हम लोग लिखेंगे। तो इंडियन सोल्जर्स डिफरेंट पार्ट्स में काम करेंगे, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में, पर्टिकुलरली स्पेशली मिडिल ईस्ट में जाकर, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइड पावर्स। इतनी बातें लिख करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब रहा कि इनका रोल क्या क्या किया इन्होंने, तो डिफरेंट पार्ट्स में किया। दूसरा गैलीपोली कैंपेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में जो है सो इंडियन फोर्सेस को यूज किया गया था। अफ्रीका में कैंपेन किया, इसके अलावा कॉम्बेटेंट के साथ साथ नॉन कॉम्बेटेंट रोल भी किया। अब ये 40 वर्ड्स हमारे पास हैं, तो हमें एक तरफ कॉम्बेटेंट में लिखेंगे जो जिन प्लेसेस पे उनको डिप्लॉय किया गया आज आर्मी, और दूसरा नॉन कॉम्बेटेंट में जो उनके जो काम हुए उनको हम लोग एक तरफ लिखेंगे, जहां हम बताएंगे उनका हेल्थ में, लॉजिस्टिक्स में। 2 इंपॉर्टेंट काम है, हेल्थ में क्या क्या काम किया और दूसरा लॉजिस्टिक्स में हमने क्या काम किया, यानी कि सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए। तो रोल वुड बी डिफाइंड, ठीक है, ऐसे ही हम कर सकते हैं, बाकी और हमारे पास स्पेस भी नहीं है, तो इनका डिप्लॉयमेंट हम लिख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा कॉम्बेटेंट क्या क्या रोल था, नॉन कॉम्बेटेंट क्या रोल था, ये करके हमारा रोल वाला काम हो जाता है। नाउ गेन और क्या क्या थे हमारे पास, गेन क्या करना है, तो गेन में पहले तो रिकॉग्निशन हमें मिला कि ग्लोबली जो इंडियन आर्मी थी या इंडियन जो वैलर था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एक आर्म फोर्सेस के रूप में। दूसरा हम देखते क्या है, अच्छा इसकी वजह से होता क्या, रिकॉग्निशन कैसे मिला, तो जो सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन था वो हम देखेंगे, उसकी वजह से
लगभग थाउजेंड्स हमारे पास डेकोरेशन हमें दिए गए, यानी कि अवार्ड्स दिए गया, जिसमें जो है आपके पास 11 विक्टोरिया क्रॉसेस मिले, जो कि ब्रिटेन के एम्पायर का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। इसको सब्सटैंशिएट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा मिलिट्री एक्सपीरियंसेस हमें मिलता है, ठीक है ना, कि हमारे जो मिलिट्री एक्सपीरियंसेस में क्या होता है कि इंडियन आर्मी के अंदर हम देखेंगे कि जब ये वर्ल्ड आर्मी के मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट के आर्मी के साथ जब ये मिलकर के लड़ाई कर रहे थे, खासकर वेस्टर्न आर्मी के साथ, तो एक प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप करता है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो हमारी आर्मी ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा डिसिप्लिन जो है सो होती है। थर्ड, इकोनॉमिक गेन्स क्या क्या होगा, वॉर टाइम गेन्स, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि वॉर टाइम इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया गया जो वॉर टाइम्स के डिमांड को मीट आउट कर रहा था, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, इसको सब पॉइंटर्स में लिखिएगा, ठीक है ना, गेन्स में पॉइंटर्स में, इकोनॉमिक गेन्स जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर डिमांड्स को मीट आउट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है राइज ऑफ रोल ऑफ विमेन, कैसे हुआ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेल मेंबर्स थे दे वर एट द फ्रंट्स, जो लड़ाई वहां पे कर रहे हैं, तो जो गांव में कंट्री साइड में जो वुमेन रह गई हैं वो उनके डेली कोड्स को करने के लिए दे वर एक्टिव, तो उनका जो है देखेंगे रोल ऑफ जो विमेन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। और इस समय यही कारण है कि हम देखेंगे क्या कि विमेन्स के राइट्स को लेकर के कई जो है मूवमेंट भी शुरू किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है बूस्ट टू नेशनलिज्म, ठीक है ना। बूस्ट टू नेशनलिज्म क्या है कि अब इंडियन सोल्जर्स जो है जब यहाँ पर गए, उनका जो हुआ और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है ना, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो हमारा क्या होगा, वो ज्यादा मजबूत होगा। क्यों, क्योंकि हमारे से डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, हम जब गए कहीं भी तो हमें डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच भी जो है भी झेलना पड़ा था। नाउ लॉसेस में क्या होगा, तो पहले तो जॉबलेसनेस आएगी, क्योंकि जो सोल्जर्स थे हमारे पास जो थे, अब वॉर के बाद उन सोल्जर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो वर्कर्स होंगे जो वॉर टाइम डिमांड्स को मीट आउट करने के लिए इंडस्ट्री में थे वो भी जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा, हमारा जो है सो क्या होगा कि जो इनकम होगा वो भी कमना शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज जॉबलेसनेस होने के कारण, और दूसरा जो इंडस्ट्री है उनके बंद होने के कारण, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम जो इकोनॉमिक गेन्स है ये एक हो गया। दूसरा आप देखते क्या है कि ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हमारे पास होगा, ठीक है ना, एक ये हो गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की वजह से जो ह्यूमन लाइफ्स हैं इंडिया के वो भी बहुत ज्यादा सफर होते हैं, ठीक है ना, एंड डेथ्स वगैरह भी बहुत ज्यादा होगा। और डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस होने की वजह से और मेल के रिक्रूटमेंट होने की वजह से एग्रीकल्चर में हमारा ये सॉरी आर्मी में एग्रीकल्चर भी हमारा सफर करेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो दोनों का दोनों हमारा लो हो जाएगा। तो दीज आर द लॉसेस, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ नेशन, थर्ड क्वेश्चन देख लें, ये क्या है, इन व्हाट वेज डिड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ नेशन इन वर्ल्ड वॉर टू कंट्रीब्यूट टू आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड कर्ब द सब्सिक्वेंट वॉर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर, एग्जाम्प्लीफाई इट एज वेल, ठीक है ना। अब ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे, इन व्हाट वेज डिड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ नेशंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब हमें ये बताना है कि ग्लोबल साउथ जो है इसका मतलब क्या है इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ग्लोबल साउथ का मतलब वही है जो आज है, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड कर्ब द सब्सिक्वेंट पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर्स, ठीक है ना। सो इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, or to the outcome of the conflict and carved the subsequent post-war international order, ठीक है। अब ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो गया, और टाइम पीरियड आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब 1939 से लेकर 1945 तक, तो ये वही ग्लोबल साउथ हो गया जो आज हमारे पास है, जिसमें देखें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, लैटिन अमेरिका, ठीक है ना, अफ्रीका, ये सारे के सारे। तो जो ग्लोबल साउथ नेशन प्लेड क्रूशियल रोल्स, ठीक है ना, कैसे करेगा, तो इसमें वो कॉलोनीज हैं, ठीक है, और जो मास्टर इकोनॉमी है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो प्रोवाइडिंग मिलिट्री मैन पावर एंड रिसोर्सेज बोथ, ठीक है, दिस इज द वन एस्पेक्ट इंडिया कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। अब देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट क्या पूछा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्लोबल साउथ नेशन इन वर्ल्ड वॉर कंट्रीब्यूटेड टू द आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फॉलोइंग वेज, कैसे करेगा। अब युद्ध तो शुरू किया अपने मास्टर इकोनॉमी ने, ठीक है, लेकिन फाइट कौन करेगा, जो कॉलोनियल इकोनॉमी सप्लाई करेंगे प्लस मैन पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसके एक्सपेक्ट करेंगे, दिस वन एस्पेक्ट। दूसरा क्या है कि रॉ मटेरियल का सप्लाई भी होगा वॉर टाइम्स के नीड को पूरा करने के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि जो एक दो इशू है जैसे कि स्वेज कैनल क्राइसिस हुआ था के अंदर है, वो भी ग्लोबल साउथ में आता है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मेनी ग्लोबल साउथ जो है वो प्ले करेगा एक क्रूशियल रोल को इन द वॉर टाइम, ठीक है ना। और ये क्या होगा, क्रिटिकल रूट है सप्लाइंग ब्रिटिश ट्रूप्स इन द नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि जो ब्रिटिश जो कि अलाइड पावर्स की तरफ से उनको अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एंटर करना है दैट वाज थ्रू स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल का जो क्राइसिस उस वक्त हुआ था ना वो दैट वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। नाउ रेसिस्टेंस मूवमेंट भी हम देखेंगे कि इंडोनेशिया में
होता है अगेंस्ट जो है जो जापानीज फोर्सेस हैं, यानी कि जो एलाइड फोर्सेस हैं, एलाइड एक्सिस पावर्स हैं, उनके अगेंस्ट में इंडोनेशिया में। एंड तो इसका मतलब कि अल्टीमेटली ये सपोर्ट किसको कर रहा है? एक्सिस पावर को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया। इंटेलिजेंस गैदरिंग में हम देखेंगे कि जो नेटवर्क बना ग्लोबल साउथ नेशंस के बीच में, उसमें एक एग्जांपल कोट कर दीजिए वी फोर्सेस का, ये एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है ना। उसके लिखता है क्या है कि क्वेश्चन का सेकंड एस्पेक्ट है कि वर्ल्ड वॉर टू शेप द सब्सिक्वेंट पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर ग्लोबल साउथ नेशंस। तो इसमें डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि अब देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जितने भी जो स्टेट हैं एशिया और अफ्रीका में, दे विल डिमांड फॉर देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज से होगा। इसके अलावा जो नए राष्ट्र डीकोलोनाइजेशन के कारण बनेंगे, ठीक है ना, उसके अफ्रीका और एशिया में वो पूरे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है ना, अनबैलेंस ऑफ पावर को भी करेंगे, पोलराइजेशन ऑफ द पावर्स भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंस ऑफ न्यू पावर्स का मतलब दैट विल चेंज द इन्फ्लुएंस द जियो पॉलिटिक्स, ठीक है ना, पर्टिकुलरली इन एशिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट कोल्ड वॉर डायनामिक्स को भी ये शिफ्ट करेगा। कोल्ड वॉर डायनामिक्स में क्या है कि अभी देखेंगे कि अब जो भी यूएस और जो रशिया है, जो दोनों का दोनों, वो क्या करेगा कि मैक्सिमम कंट्रीज को अपने आइडियोलॉजी के अंदर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये डायनेमिक्स भी यहां शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि जो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो बिना किसी पावर ब्लॉक में शामिल हुए अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू करना चाहेंगे, जिसकी वजह से नाम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप हो गया हमारे पास, बर्थ ऑफ यूएनओ होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आएंगे एंड जो हमारे जैसे कॉलोनाइजेशन का एंड होता है तो हम देखेंगे क्या कि जितने भी जो कंट्रीज हैं खासकर ग्लोबल साउथ के, वो अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को इवॉल्व करना चाहेंगे और अपने बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान स्टार्टेड बाय जय माओ से तुंग। इसमें आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। सिंपल इसको कर लें। इसमें डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड इन डिसमैंटलिंग ओल्ड नेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लें क्या है। Face in dismantling old nations and establishing new ones while redrawing national boundaries after World War I and II. Illustrate its long-term consequences on global politics and regional stability. ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि क्या क्या चैलेंजेस था जो फेस किया, अगेन इन 150 वर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको चैलेंजेस को हाईलाइट करना है, ठीक है, कैसे डिसमेंटल किया गया ओल्ड नेशंस को और न्यू वंस को स्टैब्लिश किया गया ताकि रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हो सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और दूसरा एस्पेक्ट है, हम एक तो हो गया चैलेंजेस इन डिसमेंटलिंग, ठीक है, न्यू वंस व्हाइल रीड्रॉइंग नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। तो दोनों को क्लब करके लिखना है एंड देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी दोनों एस्पेक्ट आता है, ठीक है। तो यहां पहले तो चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास जो दिया 1 और 2, ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ है, तो दोनों का वार जो कंक्लूड हुआ है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई से, ठीक है ना, एंड देन पॉट्सडैम से, इन दोनों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। दैट चेंज द जियो पॉलिटिक्स, ये आपको मेंशन करना है। देन चैलेंजेस में क्या है कि रेसिस्टेंस टू चेंज। अब देखेंगे क्या कि जैसे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो डिसोल्यूशन हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, इसके ऐसे देखें सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए क्योंकि ये एक ग्रेटर जर्मन के बारे में बात हो रही थी उस वक्त, ठीक है। दूसरा कॉलोनियल लीगेसी है, आर्बिट्ररी बॉर्डर्स बनाए गए अफ्रीका में, ठीक है, जो फिर से क्या करेगा, जैसे कि इशू को क्रिएट किया, जैसे रवांडा और सूडान का इशू स्टिल अभी भी लाइव चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट कॉलोनियल लीगेसी है, जिसमें अफ्रीका और एशिया में डिक्लोनाइजेशन के कारण हम देखते हैं कि न्यू नेशंस को जन्म हुआ, जिसमें आर्बिट्ररी बॉर्डर्स का डिमार्केशन किया गया। एग्जाम्पल यू कैन कोट फ्रॉम अफ्रीका, जिसमें रवांडा और सूडान का इशू आज भी रेलिवेंट है, मतलब आज भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग है। पावर वैक्यूम्स हो जाता है, ठीक है ना। कैसे पावर वैक्यूम होगा, जैसे एक रीजन स्पेसिफिक में हम लोग बात करें, मिडिल ईस्ट में ऑटमन एम्पायर का डिक्लाइन के बाद देखेंगे कि इट बिकम अ हॉटबेड फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूएस के बारे में बीच में होता है। और अभी भी मिडिल ईस्ट का इशू हमेशा जो है बर्निंग इशू के रूप में दिखाई, दैट इज अनदर इशू, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी का एक इशू आ जाता है, लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, ठीक है ना, एंड सुपर पावर का इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, एशिया और अफ्रीका दोनों ही जगह, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर का जेनेसिस होता है। तो ये एक चीज, ये एक पॉइंट को कॉमा कॉमा करके आप लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में, क्योंकि अगेन हमारे पास 40 वर्ड्स मैक्सिमम होगा एक एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जिनका जन्म हुआ, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसका सेकंड वर्ल्ड वॉर स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हैं,
जो आज तक भी अनरिजॉल्व है, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का इशू, ठीक है ना, वो एक कंफ्लिक्ट हो गया। राइज ऑफ देखेंगे अल्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है ना, दैट लेड टू द राइज ऑफ नाजिज्म एंड जो है फासिज्म, पर्टिकुलरली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, ये हम लिखेंगे। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, अल्ट्रानेशनलिज्म दैट इज लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, दैट यू पीपल कैन राइट। देन रिफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है ना, ये आएगा, और ये रिफ्यूजी क्राइसिस में इंडिया एंड पाकिस्तान का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट चला, जिसमें अभी भी दो इशू है हमारे पास, एक तो कुर्दिस्तान का डिमांड हमेशा चलता रह रहा है, वो कुर्द का इशू है, इराक, ईरान और टर्की से रिलेटेड है, इसको एग्जांपल को कोट कर सकते हैं, और रिसोर्स का डिस्प्यूट भी रहा, एंड देन एथनिक टेंशन। तो इन पॉइंट्स को बस आप लिख दीजिएगा पॉइंटर के फॉर्म में, एग्जांपल्स कोट करते चले जाइए, ठीक है, कि 150 वर्ड्स में इससे इतना कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो केवल इश्यूज एंड एग्जांपल्स, इश्यूज एंड एग्जांपल्स, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। और कोशिश ये कह रहे हैं कि हर एक में ना कम से कम 5 पॉइंट्स जरूर लिखें, ठीक है, जो भी आ रहा है, तो कम से कम ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर होगा, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो इतने सारे डायमेंशन है कि आप इन सभी को केवल ऑब्जेक्टिवली ही लिख सकते हैं, एक्सपेंशन का स्पेस नहीं है। एक्सपेंशन आप क्या करेंगे, जो भी इश्यूज हैं उनको एग्जांपल्स के साथ बस सब्सटैंशिएट कर दीजिए, दैट्स इट, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या लिखना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5th की तरफ। असेस द डिजिटल colonialism in the 21st century, colonialism and its manifestation through the extraction and control of user data by the West. Analyze the limitation of data protection laws in Asia, Africa and Latin America and provide insights into potential strategies to address this issue. ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि डिजिटल कलोनियलिज्म है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल कलोनियलिज्म, ठीक है ना। तो ये कैसे है, ये बेसिकली जो न्यू कॉलोनिज्म का एस्पेक्ट चल रहा है उसका ये एक टूल है, ठीक है ना। अब इन द डिजिटल एज, ठीक है, अभी आप देखेंगे इसको डेटा कलेक्शन को लेकर के हमेशा एक इशू आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये बातें कही है कि हमारा जो भी सर्वर होना है दैट शुड बी लोकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें, एक तो ये है दैट इज द मैनिफेस्टेशन इंट्रो के लिए ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म, डिजिटल मेथड्स और जो है टूल्स, दे आर द टूल्स फॉर न्यू कॉलोनियलिज्म, ये बात करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन का एक तरीका और भी है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंस आ रहा है डिजिटल जो है स्पेस और रिसोर्सेज के ऊपर में, ठीक है, और इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ यूजर डेटा फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, रिगार्डिंग प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और डिजिटल राइट्स का इंप्लीकेशंस का इश्यूज अभी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी चीजें कहाँ है, अगर आज मेरे पास वीजा में या मास्टर्स के थ्रू हमारा पूरा फाइनेंशियल जो भी डेटा है, हमारे बायोमेट्रिक्स उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सारा हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर बीइंग कंट्रोल्ड समहाउ, ठीक है ना, कभी भी ऐसा हो सकता है। अब आइए मैनिफेस्टेशंस कैसे दिख रहा है हमारे पास, तो ये सारा पॉइंटर के फॉर्म है जिसको आप लिख लेंगे, जैसे डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक जाइंट्स, एग्जांपल गूगल, एवरीवेयर यू कैन फाइंड ब्राउजर के रूप में, फेसबुक, अमेजन जो है फेसबुक योर सोशल मीडिया, Amazon and Apple collect, control, analyze vast amounts of data globally, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं और ये एग्जांपल कोट कर दीजिए। ग्लोबल जो प्रोसेसेस हैं वो पर डे जो है वो 3.5 बिलियन सर्चेस करता है, ठीक है ना, ये ग्लोबल, ये एग्जांपल कोट, ये कोट कर लीजिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, हर एक तरह का डेटा हमारा जो भी है, पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा, सब कुछ। डेटा मोनेटाइजेशन, ठीक है ना, ये जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ इट्स ग्लोबल रेवेन्यू फॉर एडवर्टाइजिंग इन 2020, ये फेसबुक का एक डेटा है, ठीक है। डिजिटल डिपेंडेंसी हमारी होती चली जा रही है, ठीक है, बिकॉज जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं या कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस, ठीक है। डेटा ब्रीचेस भी होता चला जा रहा है, ठीक है। डेटा सेंटर्स एंड नेशनल सॉवरेनिटी वो हमारा आर्टिस्टिक है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंग्लिश रिमेन्स द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑनलाइन, आप देखेंगे तो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, क्योंकि आप देखिए चाइना में तो कुछ तक चाइनीज में हो रहा है, आप गूगल में कुछ भी सर्च करने जाए दैट यू आर सर्चिंग इन सर्च इंजन में, किसमें, इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है लार्जली इन इंग्लिश, ठीक है, तो एक तरीके का कल्चरल जो है इंपोजिशन भी हमारे ऊपर हो रहा है। देन लिमिटेशन क्या है डेटा प्रोटेक्शन लॉज का इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में, तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हमारे पास नहीं है, इंडिया में तक में भी नहीं है अभी तक, पर्सनल लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर के अभी भी कोई कॉन्क्रीट लॉ हमारे पास नहीं है। उसके बाद देखें इनएडुकेट इन्फोर्समेंट, जो भी लॉ है उसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं है। फिर अभी देखें कि डेटा ऐसा एक इशू है कि अभी भी, इनफैक्ट इंडिया में भी देख लीजिए कि जो भी सोशल मीडिया पे हम कुछ भी कंटेंट देते हैं,
तो उसके ऊपर कुछ भी, जैसे कि आप देखेंगे कि हेटेड स्पीचेस वगैरह भी अगर आ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। तो ग्लोबली तो जहां हमारी जो सॉवरेन बाउंड्री है, जहां मेल्ट कर जाती है, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत ही टफ वर्क है। तो ग्लोबल जो जुरिसडिक्शन इशू है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन दिस रिगार्ड। आउटडेटेड लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेशन है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो ई प्लेटफॉर्म, वो हर दिन इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जो हमारे लॉज बन रहे हैं वो हर एक दिन वो क्या जा रहा है, आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं। कंसेंट मैकेनिज्म एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन। अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू, वे फॉरवर्ड क्या होगा? तो हमारे पास जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, इसे हमें और ज्यादा मजबूत करना होगा और रिलेवेंट करना होगा। जैसे जैसे जो भी हमारा जो पर्सनल डेटा को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लेजिस्लेशन भी करते रहने होंगे, ताकि अपडेटेड लेजिस्लेशन भी हमारे पास हो सके। दूसरा, एक इसको इन्फोर्स करने के लिए एक एफिशिएंट इफेक्टिव मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए, ठीक, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। और जो डेटा लोकलाइजेशन लॉज है ना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए, ठीक है, जो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया। प्रमोट लोकल डिजिटल इंडस्ट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्री जो है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। जैसे सारी चीजें कहाँ से हो रही है, यूएस से बैठे बैठे हो रही है। इंटरनेशनल कॉपरेशन डेवलप करना चाहिए, डेटा लिटरेसी हमें जनरेट करना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। ये पूरी तरीके से अप्लाइड है, ये इसमें जितना आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप हर कुछ एप्पल फोन यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स में अमेजन को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक को यूज कर ही रहे हैं, गूगल ब्राउज को आप ब्राउज कर ही रहे हैं, मतलब ये जो भी आपके पास है, ठीक है। मेल भी, जो जीमेल अकाउंट्स वगैरह पे, दैट इज ऑल्सो, उसका भी सर्वर हमारा बाहर ही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इन सारे इश्यूज को आप जितना भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यू कैन राइट हियर, ठीक है ना। लेजिस्लेशन के इशू पे प्रॉब्लम है, इन्फोर्समेंट को लेकर के प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल कॉपरेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इंस्पेक्ट द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज कैपिटलिज्म, व्हाट एग्जैक्टली इज सोशलिज्म, ठीक है। Provide a perspective on how in modern societies virtually all goods or services combine some socialism and some capitalism. Provide a perspective on how in modern societies virtually all goods or services combine some socialism and capitalism. Even हमारी जो broader economic policy, that is a mixture of both, ठीक है ना, mixed economy इंडिया की भी, ठीक है। तो पहले तो हमें बताना what exactly is capitalism, ठीक है ना, and what is its purpose. तो capitalism का मतलब क्या है? प्राइवेट ओनरशिप and just to maximize the प्रॉफिट, ठीक है, थ्रू क्या है आपका फ्री मार्केट एंड फोस्टरिंग कॉम्पिटिशंस। और सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ओनरशिप, ठीक है, और जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटल वेलबींग, यानी कि वेलफेयर का अप्रोच चलता है, ठीक है। ये आपको इंट्रोड्यूस करना है सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म को लेकर। नाउ कमिंग हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आपको दिखाई दिए हैं, तो इसमें सारा पॉइंट्स आपको लिखना होगा। ये सारा का सारा पॉइंटर फॉर्म है। जैसे कि आप देखेंगे डाइवर्जेंट जो है फिलोसॉफिकल जो फाउंडेशंस रहा है इन द राइज ऑफ कैपिटलिज्म सोशलिज्म, उन आइडियाज को लिखना है आपको यहाँ पे। दूसरा, राइज ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स लिखेंगे आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, जो कि क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडिया। यानी इसमें 2-3 ऐसे लिखने चले कि फिलोसफी का जन्म कैसे हो रहा है, हाउ द फिलोसफी इज गेटिंग इमर्ज्ड, ठीक है, जिसमें कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो आदम स्मिथ सारी चीजें को वहां कोट करें। देन कंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव है, यूएस जो हो गया वो कैपिटलिज्म का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, और जो यूएसएसआर है दैट इज ऑफ सोशलिस्ट, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट आपको बताना है यहाँ पर में, ठीक है ना, कि कैपिटलिज्म कैसे एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है ना, और इसको काउंटर करने के लिए हम देखेंगे सोशलिस्ट आइडियाज का फिर जनरेशन भी हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, ये इसको 30 नहीं लिखे, इसको 1929 का लीजिएगा, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन है। तो किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है वो एक्सपोज होता है, लेड टू सम क्वेश्चन टू कैपिटलिज्म, ठीक है ना, और इसी में फिर सोशलिज्म को प्रमोशन भी मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि सोशलिस्ट ब्लॉक का जो है वो क्या होता है, वो राइज होता है, और पूरा ग्लोबल जो है ग्लोब जो है वो 2 आइडियोलॉजिकल ग्रुप में बढ़ जाता है। वन इज कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेटेड लेड बाय यूएस, और दूसरा हमें सोशलिस्ट। तो ये हमें बता देना है यहाँ पर। कोल्ड वॉर एरा में देखेंगे कि पोलराइजेशन किस तरीके से हो रहा था दोनों ब्लॉक्स में, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की तरफ, ठीक है। देन हमारे पास स्पेस रेस भी हो रहा है हमारे पास यूएसएसआर में, एंड फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद हम देखते क्या है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो क्या कहता है, वो ग्राउंड गेन करना शुरू कर जाता है, और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी वीकनेसेस सरफेस होने लगते हैं, ठीक है। नाउ मॉडर्न सोसाइटी में वर्चुअली ऑल गुड्स और सर्विस कंबाइन सम सोशलिज्म एंड सम कैपिटलिज्म, ये भी देखने को मिलता है। तो ये कहां कहां देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है। जैसे
हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो देखिए हेल्थ, एजुकेशन ऐसे सर्विसेज हैं जहां पर स्टेट और प्राइवेट एंटिटी दोनों इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल का आना, ठीक है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल को आना, वो लिख सकते हैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज में देखें पुलिस, फायर एंड एम्बुलेंस सर्विसेज टिपिकली स्टेट फंडेड होते हैं, बल्कि दूसरी जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि उसके लिए जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है ना, तो ये हो गया। कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पब्लिक पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट, और वहां जो सर्विसेज आपको दिया जा रहा है इको फ्रेंडली एनवायरमेंट दैट इज बाय द प्राइवेट्स, ठीक है। तो देखेंगे दे आर गोइंग इन हैंड, ठीक है ना। पीपीपी का मॉडल कर दीजिए, सर्विसेज दे दीजिए, कहां पर मैं कुछ देर सर्टेन सर्विसेज जहां पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, जहां पर कुछ सर्विसेज के बारे में वहां पर प्राइवेट एंटिटीज को इंकरेज किया जा रहा है। फिर इकोनॉमिकली पीपीपी मॉडल के बारे में बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने उसके आंसर को स्ट्रक्चर कर लीजिए, ठीक है ना, मॉडल्स को लेकर के। देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन between the end of 19th century and 20th century played a big part in making First World War a total war. Okay, comment. एक क्वेश्चन तो अपने आप में ये पूरा है। Given the ongoing fourth industrial revolution and its rapidly progressing technological environment, suggest strategies that could prevent similar. Is really very complex and of deep understanding. बहुत सारे इसमें डायमेंशंस हैं। पहले तो ये आपको बताना होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये आपको समझना कि हाउ इट वाज अ टोटल वॉर, ठीक है ना, तभी तो अभी टोटल वॉर पूछा नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड ये है यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टोटल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ टोटल वॉर, और टोटल वॉर लिखना नहीं है, बस इसमें बताया क्या है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 19th सेंचुरी के बीच में हुआ है उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक टोटल वॉर बनाया है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ इट वाज अ टोटल वॉर, कैन वी से इट अ टोटल वॉर? दिस इज नॉट द क्वेश्चन, हाउ दीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ टोटल वॉर। सो इट्स अ रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मेकिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज अ टोटल वॉर, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट टोटल वॉर। तो व्हाट एग्जैक्टली टोटल वॉर? टोटल वॉर का मतलब क्या है कि इट वाज फाउट ऑन द मैसिव लेवल, ठीक है ना। दूसरा, इसमें देखेंगे सोसाइटी का हर एक वर्ग, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस वॉर, ठीक है ना, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट हर किसी का हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो कैसे देगा कि इसमें ये वॉर एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर था। इसमें देखेंगे कि लोग हर एक इलाके से आगे, इवन सिविलियंस वर बीइंग इन्वॉल्व इन दिस वॉर, ठीक है। टोटल वॉर, मेकिंग इट टोटल वॉर। तो कैसे होगा? अब वॉर में अगर हम सोल्जर हैं और आई एम सिविलियन, आई मस्ट हैव अ वेपन, इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ दैट मेड व्हाट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। दूसरा, अब हम सोल्जर्स हैं, सोल्जर हैं, तो अब हमारा मूवमेंट कहां होगा? फ्रंट पे होगा, जहां भी हमारे सोल्जर्स आएंगे तो इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रेलवेज, रोडवेज, ठीक है, ये भी इसका डेवलपमेंट किया गया, दैट वाज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से रेलवे इंडस्ट्री बनाई गई। तो दिस इज हाउ इट वाज बिकमिंग अ टोटल वॉर। आर यू गेटिंग मी? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या किया? दैट आई मीन प्रोड्यूस्ड वॉर टाइम, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको उसने प्रोड्यूस किया, एंड दैट रियली मेड इट अ टोटल वॉर। आर यू गेटिंग मी? सो टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाउ इट वाज अ टोटल वॉर, देन व्हाट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू मेक इट अ टोटल वॉर। आर यू गेटिंग मी? सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वॉर टाइम डिमांड्स, ये सारी चीजें हो गई, रेलवेज एंड ऑल, ठीक है, वॉर टाइम इकोनॉमी एंड ऑल, ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। नाउ strategies that could prevent similar escalations in global conflicts in 21st century given the ongoing fourth industrial revolution, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में वो उसने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर बनाने में। अब ये दूसरा क्वेश्चन का डायमेंशन है कि गिवन द ऑनगोइंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ दैट इज, हमारा बस क्वेश्चन का डिमांड ये कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिटवीन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, दिस आर द जो भी illusionary words, making it a part in, played a big part in making World War I a total war. So industrial revolution is making it a total war. This is the demand of the question. How? That you have to justify. ठीक है। Then second part of the question कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो कि अभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ऐसा कोई टोटल वॉर हो जाए। This is the demand of the question. So we have to focus around this term only. Praise. What exactly is total war, and why not is this possible in this era of fourth
व्हाट आई से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। गॉट मी? अभी समझ पा रही है? दैट इज थिंग, दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नॉलेज, दैट इज अ गुड थिंग, बट द डिमांड का क्वेश्चन इज जस्ट टू टोटल वॉर just because of industrial revolution. So there are two phases of industrial revolution अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? One was during the time of 19th and 20th century and other what we are facing today, we are going through, ठीक है? That is the fourth industrial revolution, that is based on AI and all, ठीक है? तो ये बताना ये कैसे नहीं होगा, तो ये हमने ये समझ गए ना, टोटल वॉर, ठीक है ना? टोटल वॉर जो है एक कॉन्सेप्ट ये आया कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फर्स्ट फेज का हुआ 19th-20th सेंचुरी का, ठीक है, उसने इसको टोटल वॉर बनने में हेल्प करा, ठीक है? एंड नाउ अब ये क्या है कि स्ट्रैटेजीज क्या होना दैट कुड क्या होनी चाहिए दैट कुड प्रिवेंट escalations in global conflicts in the 21st century given the ongoing fourth industrial revolution. Then you must have understanding about the fourth जो है आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना? ये क्या है? इसका है दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना? ये जितनी भी सारी चीजें ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? सो हर जगह आप देखें टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गया, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है? इंटरनेशनल नॉर्म्स और टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की तारीख में आज देखिए ड्रोन से सप्लाई हो रहा है। इमेजिन द सिचुएशन, आज हमें अपने वक्त में हम जब छोटे थे तो हमें मामा ने बोला कि दूध लेकर के बाहर से आओ, तब तक भाई दूध वाले अंकल आते थे और दूध दे के घर जाते थे। फिर पैकेट का जमाना आ गया तो हम गए शॉप से लेकर के आए। आज आपको क्या करना है? घर में बैठना है, पिक योर फोन, आपने सर्च किया, ई कॉमर्स वाला घर पे स्कूटर पे लेके आ गया। अब जमाना ये आ गया है, आपको बुके चाहिए, केक चाहिए, ड्रोन आपके बालकनी में आ रहा है, ठीक है? And even drone can cross the boundaries, ठीक है? So you need to have international norms and technology uses. ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब कि ये जो भी एडवांसमेंट हो रहा है उसके साथ इथिकल वैल्यूज होने चाहिए और इसके लिए लॉ का होना बेहद जरूरी है ताकि उसको फोर्स किया इम्पोज करवाया जा सके, इंप्लीमेंट करवाया जा सके। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट मेडिटेशन वगैरह मेडिएशन वगैरह है, जैसे कि पीस टेक लैब जो यूएस का है। पीसफुल एप्लीकेशन यूज ऑफ एआई होना चाहिए, ठीक है ना? इसका वॉर लाइक यूजेस नहीं होना चाहिए। अब ड्रोन से तो हम कहीं फायरिंग वायरिंग भी करवा सकते हैं ना, बॉम्ब भी गिरवा सकते हैं, ठीक है? तो पीस जो है पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ एआई होना चाहिए। डिजिटल इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है ना? इक्विटी, वन लैपटॉप पर चाइल्ड इनिशिएटिव, यानी कि डिजिटल एक तरीके से हम क्या करेंगे? लिटरेसी को इंप्रूव करेंगे। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाना चाहिए जितनी भी टेक कंपनीज हैं, ठीक है ना? उसके यूएन डिजिटल पीस कीपिंग फोर्स होना है। ह्यूमन राइट्स जो है राइट्स होने चाहिए। फ्रांस का डिजिटल रिपब्लिक बिल लाया गया है इसी डायरेक्शन में। दैट्स इट। तो ये आपको लिखना है। बस क्वेश्चन का डिमांड ये समझ लीजिए, बाकी एग्जांपल्स आप कोट कर लीजिए, ठीक है? इसका डिमांड बस इतना ही है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज टोटल वॉर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जो अभी का हमारा फेज चल रहा है उसमें पोटेंशियलिटी है कि अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सके, ठीक है ना? क्योंकि बाउंड्री जो है सॉवरेन कंट्रीज की वो मेल्ट होती चली जा रही है, ठीक है? लॉज है एंड एवरीथिंग, ठीक है?